जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड नेशन में भारत के वीटो पावर को लेकर एक बार फिर से नया बवाल खड़ा होता दिख रहा है। भारत न केवल G4 के सभी देशों से आगे निकल चुका है, बल्कि P5 देशों का भी खेल बिगाड़ने जा रहा है। इसी कारण P5 देशों में खलबली मची हुई है और वे यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म के लिए बात करने को तैयार तक नहीं है। लेकिन अब दरवाजा खटखटाया जा रहा है और समय रहते नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा जाएगा। 80 साल पहले सिर्फ 50 देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन की शुरुआत की थी और इसमें भी 5 देशों ने पूरे यूएन को हाईजैक कर लिया। और इसका मुख्य मकसद यही था कि अंग्रेजी बोलने वाले गोरे देश के लोग बाकी के सारे दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन आज अकेले अपना भारत P5 के कई गोरे देशों को हटाने की ताकत रखता है और इसी कारण यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने P5 देशों को नींद से उठाने की हिदायत दी है और कहा है कि या तो सुधार करो और भारत जैसे देशों को शामिल करो या फिर यूएन टूटेगा। क्योंकि दुनिया बदल चुकी है लेकिन हमारे संस्थान नहीं बदल रहे, जिसके कारण गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी जल्द ही यूनाइटेड नेशन में बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और इसे लेकर दुनिया भर में आर्टिकल लिखा जा रहा है। ग्लोबल मीडिया में भारत को वीटो पावर देने की आंधी तेज पकड़ ली है। सबसे पहले भारत की बढ़ती ताकत से यूनाइटेड नेशन खुद उलझन में पड़ गया है और उसे लगने लगा है कि भारत के बिना लाइफ वैलिडिटी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि आज ब्रिटेन जैसे कमजोर देश परमानेंट सीट की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो आज के डेट में भारत से काफी पीछे हो चुके हैं और पहले की तरह महान नहीं रहे। अब आप कहेंगे कि आखिर ब्रिटेन अपना परमानेंट सीट क्यों छोड़ रहा है, तो इसका जवाब हमारे विदेश मंत्री जी से सुन लीजिए। इसी साल जनवरी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, अगर आप 5 देशों से कहेंगे कि क्या आप नियम बदलेंगे ताकि आपकी ताकत कम हो और नए लोगों को जगह दी जाए, तो उनका जवाब क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। अगर वो समझदार हैं तो उनका जवाब कुछ और होगा। वो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत कम करना नहीं चाहेंगे और अपनी ताकत दूसरे देशों को देना नहीं चाहेंगे। इसी कारण भारत रूस के साथ मिलकर RIC एक्टिव कर रहा है, यानी कि रूस और भारत, जहां चीन भी मौजूद है। इसमें गोरे देशों को शामिल नहीं किया जाएगा और ये आगे चलकर गोरे देशों का बैंड बजाएगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ब्रिक्स है। इसमें नाटो देश भी टूटकर शामिल होना चाहते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ब्रिक्स में तुर्की शामिल हो जाएगा। इससे साफ है कि अब पावर पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट कर रहा है। भारत की बढ़ती ताकत से सबसे ज्यादा ब्रिटेन परेशान है, क्योंकि वो कई मामले में भारत से पीछे हो चुका है और भारत के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा। इसी कारण परमानेंट सीट खाली करने के लिए सबसे ज्यादा दबाव ब्रिटेन पर ही है। हालांकि ब्रिटेन ने पहले ही भारत के सामने सरेंडर कर दिया है और कहा है कि भारत को जल्द वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी P5 देश ठोस यूएन रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं है। वो केवल बयान दे रहे हैं, जिसके कारण यूएन चौपट होता जा रहा है। 80 साल पहले जब इसे सिर्फ 50 देशों के साथ सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया गया था, तब यूएन एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी संगठन के रूप में उभरा था। लेकिन आज ये संगठन बेहद कमजोर और धीमा नजर आता है, तुरंत एक्शन नहीं ले पाता, जिसके कारण लाखों मासूम लोग मारे जा रहे हैं और ये वर्तमान चुनौतियों को सही तरीके से हल करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यूएन को सुधारने की जरूरत क्यों है। इसका जवाब हमें 20वीं सदी के पश्चिमी विचारों से मिलता है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको हंसी आएगी। उस समय के कुछ पश्चिमी बुद्धिजीवी जैसे कि H.G. वेल्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्स हक्सले और जॉन फॉस्टर डलेस एक सोच से प्रभावित थे जिसे एंग्लो सैक्सन पहचान की श्रेष्ठता कहा जाता था। इसका मानना था कि दुनिया का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे अंग्रेजी बोलने वाले देशों के पास होनी चाहिए। इनका मानना था कि भारत जैसे गरीब देश खुद अपने ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद वे भूल गए थे कि वे भारत के धन को लूटकर खुद को काबिल समझ रहे थे। और आज जब खुद भारत ने अपनी चमक दिखानी शुरू की तो इनकी औकात सामने आ गई है। H.G. वेल्स ने अपने एक प्रसिद्ध किताब एंटिसिपेशंस में भविष्यवाणी की थी कि साल 2000 तक अंग्रेजी बोलने वाले लोग एक संघीय राज्य का गठन करेंगे, जिसका मुख्यालय अमेरिका में होगा। ये संघीय राज्य बाकी दुनिया पर राज करेगा, खासकर ब्रिटिश साम्राज्य के गैर श्वेत देशों पर। इसी सोच से प्रेरित होकर रूजवेल्ट और चर्चिल ने 1941 में यूएन की नींव रखी थी। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर यूएन की फाउंडेशन किस विचारधारा पर रखी गई थी। इसी कारण ये युद्ध रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है, क्योंकि इसका निर्माण ही कमजोर को सप्रेस करने के लिए किया गया था। आज ठीक वही काम आज ये गाजा और यूक्रेन जैसे देशों में कर रहा है। जो लोग एंग्लो सैक्सन को नहीं समझ पाए, उनके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज एंग्लो सैक्सन का मतलब अक्सर उन देशों से होता है जो अंग्रेजी बोलते हैं और जिनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य में हैं। जैसे कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच स्पेशल रिलेशनशिप अक्सर एंग्लो सैक्सन संबंधों का उदाहरण होता है, जहां ये दोनों देश एक दूसरे के साथ खास दोस्ती और सहयोग बनाए रखते हैं।
एंग्लो सैक्सन मानसिकता का असर वैश्विक राजनीति पर भी दिखता है, जैसे ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स समझौता एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां ये 3 एंग्लो सैक्सन देश मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सुरक्षा और रक्षा बढ़ा रहे हैं। इस तरह की साझेदारी उनके साझा इतिहास, भाषा और राजनीतिक व्यवस्था से जन्मी है। आज के डेट में भी ये गोरे देश अपना नाम बदल कर दूसरे देशों पर राज कर रहे हैं। 1945 में यूएन के शुरुआती 50 देशों में से ज्यादातर देश उसी सोच के दायरे में आते थे जो वेल्स ने 1935 में वर्णित की थी। इनमें से ज्यादातर देश गोरे थे और ये कमजोर देशों को दबाने के लिए यूनाइटेड नेशन का निर्माण किए थे। इस ग्रुप में भारत भी शामिल था, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों के अंडर में था। लेकिन भारत को उस वक्त परमानेंट सीट नहीं दी गई और आज भी ये लोग भारत की उसकी ताकत देने से पीछे हट रहे हैं। समय के साथ यूएन का विस्तार हुआ और आज इसमें 193 देश हैं, जिसमें हमारा भारत टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। लेकिन उस पुरानी सोच ने धीरे धीरे यूएन को कमजोर कर दिया। आज भी ये लोग कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर की मानसिकता रखते हैं, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। जब गैर अंग्रेजी भाषी देशों ने, जैसे कि भारत ने, अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया और विश्व मामलों में दखल देना शुरू किया, तो प्रमुख शक्तियों ने यूएन को लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के बजाय इसे दरकिनार करने का तरीका ढूंढा। उनका हमेशा यही प्रयास था कि कैसे भी करके भारत जैसे देशों को परमानेंट सीट पर एंट्री देने से रोकना है। लेकिन भारत में अपने प्रदर्शन से P5 देशों में खलबली मचा दी है। 2023 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ज्यादातर आर्थिक और जलवायु मुद्दों पर बात की और यूक्रेन युद्ध का जिक्र बस संक्षेप में किया। लेकिन यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म के बारे में चर्चा ही नहीं की, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे आवाज उठाएंगे तो सबसे पहले परमानेंट सीट भारत को देनी होगी। ऐसे में भारत बेहद ताकतवर हो जाएगा। एक बार उन्होंने भारत को परमानेंट सीट देने की बात की, लेकिन वीटो पावर देने से इनकार कर दिया। इसलिए अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आज भी ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे गोरे देश बाकी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि RIC यानी कि रशिया, इंडिया और चीन ग्रुप को एक्टिव रखा जाए, नहीं तो ग्लोबल साउथ हमेशा ग्लोबल नॉर्थ का गुलाम बना रह जाएगा। आज यूएन यूक्रेन और गाजा में युद्धों को रोकने में असमर्थ नजर आता है। इसके अलावा ये विकसित देशों को खाद्य सुरक्षा और अन्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर कोई ठोस नियम लागू करने में भी नाकामयाब साबित हो रहा है। इसलिए जब पीएम मोदी यूएन में भविष्य की दुनिया पर बात करेंगे, तो वो यूएन के भविष्य पर भी जरूर बात करेंगे और इस बात की भी जरूरत पर जोर देंगे कि भारत जैसे देशों को इस संस्था में और बड़ी आवाज और भागीदारी मिलनी चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।